हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया। अभी तक अपन ने जो देखा डिटरमिनेंट के अंदर वो था कि डिटरमिनेंट्स होते क्या हैं, उनका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, वो सब हमने डील कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज़ हम डिटरमिनेंट के अंदर ऐसे करते हैं कि या तो हम इसके थ्रू डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं तो उसको रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डील करेंगे आज एक एक करके, तो इनको समझिएगा और इनको रिकॉल रखिएगा, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट के अंदर इसको यूज़ करेंगे और इनको अप्लाई करके इसको सॉल्व करना सीखेंगे। जब भी हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हम लिखेंगे साइड में कि बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हमने इसको ऐसे ऐसे स्टेप चला, इसीलिए स्टेप मार्किंग होती है इसके अंदर और उसी के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है समझिएगा कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज, इंटरचेंजिंग ऑफ रो विथ column does not alter the value of determinant. Please understand this thing. मैं इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब डिटरमिनेंट को का ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करता हूं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। देखिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं डिटरमिनेंट का इंटरचेंज कर दी रोज से कॉलम को और कॉलम को रोज से, तो A B C D E F G H, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट A है, डिटरमिनेंट B है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिटरमिनेंट A की वैल्यू डिटरमिनेंट B के बराबर होगी, ठीक है। इफ वी इंटरचेंजिंग द रोज विद कॉलम देयर इज नो इशू विद द डिटरमिनेंट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर? इसमें कोई डाउट? एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं इसको आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। 2 3 4 7 8 9 0 0 1। अब मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, सॉरी 2 3 4 7 8 9 0 0, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट A है, डिटरमिनेंट आप इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर ये A डिटरमिनेंट था तो A ट्रांसपोज और A डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये था जब मैंने रोज से कॉलम को इंटरचेंज करा, ठीक है, तीनों रोज को तीनों कॉलम से। अब बात करते हैं अपन जब मैं रो विथ रो और कॉलम विथ कॉलम, कॉलम विथ कॉलम को इंटरचेंजिंग ऑफ रो विथ रो और कॉलम विथ कॉलम alter the sign of the determinant, not magnitude। समझिएगा इसे, एक डिटरमिनेंट है B और सॉरी A B C D E F G H। इन प्रॉपर्टीज को रिकॉल भी रखिएगा क्योंकि ये हमको डिटरमिनेंट में यूज़ करनी पड़ेंगी और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वैसे भी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको एक कागज़ पे लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, और उसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इनको देखते जाइएगा और डिटरमिनेंट में लगाती जाइएगा। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको रिकॉल रहेंगे और डिटरमिनेंट सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जब मैं किसी रो के साथ रो को इंटरचेंज करूँ या किसी कॉलम के साथ कॉलम को इंटरचेंज करूँ तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है।
मतलब साइन नेगेटिव आ जाता है। कैसे लिखते हैं इसको, R1, ये इंटरचेंज का साइन है R2, ठीक है। मैं इसको R3 से भी इंटरचेंज कर सकता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि R1 इंटरचेंज विथ C1, ये गलत है। रो का कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं होता। वो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया था, तीनों रोज तीनों कॉलम के साथ इंटरचेंज हो गए, ट्रांसपोज हो गया, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। इस प्रॉपर्टी के अंदर रो का रो के साथ इंटरचेंज होगा या कॉलम का कॉलम के साथ इंटरचेंज होगा, 2 कर लीजिए या 3 कर लीजिए, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। इट्स गिव्स माइनस साइन। डेल्टा बी की वैल्यू क्या आएगी, R1 इंटरचेंज विथ R3, तो GHIDEF, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा ABC। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन नेगेटिव का आ जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं एक, 1 2 3 7 9 8 12 24 11। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, C1 इंटरचेंज C2, ठीक है। तो C3 तो सेम टू सेम ही रहेगा, तो इसको तो ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब C1 और C2 में इंटरचेंज करना है, तो C1 की जगह C2 लिख दीजिए और C2 की जगह C1 लिख दीजिए, बाहर साइन माइनस का आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। चलें थर्ड प्रॉपर्टी के आगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं, समझाने में आसानी रहेगी। इफ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ 2 rows or 2 column of a determinant are identical, then the value of determinant is 0। अगर ये डिटरमिनेंट A है और इसकी वैल्यू, इसका सेकंड कॉलम भी ADG है, मतलब देखिए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आइडेंटिकल हो गए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कोई भी 2 कॉलम या 2 रो, कोई भी, ऐसा नहीं कि एक रो और एक कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो नहीं, कोई भी 2, जैसे अगर ये 2 कॉलम है ये आइडेंटिकल है तो वैल्यू 0 हो गई। अगर मैं इनको DDF लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे K है, ठीक है, तो अभी देखिए कि ये कॉलम C और कॉलम C3 इक्वल हो गए, तो जब ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है। एग्जाम्पल से देखें, 1 2 3 1 2 3 7 8 9। अभी कॉलम C1 एंड C2 आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बिना उसके ये कह सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, हम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एनी रो, if a row or a column of a determinant having all values zeros, then the value of determinant is 0। समझिएगा, कोई डिटरमिनेंट है A B C D E F, ठीक है, 0 0 0, कि उसकी किसी भी एक कॉलम में या 2 कॉलम में, लेकिन एक मिनिमम होना चाहिए, एक कॉलम में या किसी भी एक रो के अंदर सारी वैल्यूज 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? इसमें कोई डाउट? एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, अब मैं इस डिटरमिनेंट को बिना सॉल्व करे यूजिंग दैट प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0।
क्लियर? कोई डाउट? पक्का? आगे चलें? चल, ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आएगी फिफ्थ प्रॉपर्टी। स्प्लिटिंग या डिवाइडिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रो और अ कॉलम। समझिए इसको, मैं समझाता हूं। अगर एक मैट्रिक्स ऐसी डिटरमिनेंट ऐसा है a प्लस अल्फा 1 b प्लस अल्फा 2 c प्लस अल्फा 3 d e f g h i, ठीक है? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? यहाँ साइन प्लस का है, माइनस का होता तो यहाँ साइन माइनस का आ जाता, ठीक है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डी ई एफ जी एच। क्लियर? मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ कैसे? ऐसे, कोई इशू नहीं। मान लीजिए यहाँ पे रो में नहीं होके ये कैसे होता? प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ठीक है? तो मैं इसको कैसे स्प्लिट कर सकता था? ए डी जी ए, ये तो सेम टू सेम ही रहती। यहाँ पे ए सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है? समझ में आ रहा है? कॉलम क्या लॉन्ग हो या रो क्या लॉन्ग हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। यहाँ पे 3 भी वेरिएबल होते तो 3 मैट्रिक्स बन जाती। मान लीजिए यहाँ पे ये होता है अल्फा 3 सॉरी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है? तो यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बन जाती ए बी सी फाई 1 फाई 2 फाई 3 सी एफ आई, कोई इशू नहीं, डिटरमिनेंट बन जाता। सॉरी, मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, गलत यूज़ करा मैंने, डिटरमिनेंट बन जाता, ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है? इसमें जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो ये करते हैं, ये चीज़ समझ में आई? ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर किसी रो, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में है तो मैं उसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। क्लियर? सिंगल कॉलम में, फिर बोल रहा हूँ, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में है, किसी भी कॉलम में हो, इसमें हो इसमें हो इसमें हो, मैं कर सकता हूँ। किसी रो में हो, इसमें हो इसमें हो इसमें मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो डिटरमिनेंट था वो कैसा था? ऐसा, ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस अल्फा 2 बी के प्लस वाई 1 डेल्टा 1, ठीक है? z प्लस डेल्टा 1 q प्लस डेल्टा 2 और w प्लस डेल्टा 3, a प्लस अल्फा 1 प्लस b प्लस अल्फा 2 c प्लस अल्फा 3 k प्लस फाई 1 l प्लस फाई 2 m प्लस फाई 3 z प्लस डेल्टा 1 q प्लस डेल्टा 2 w प्लस, इसको n ले लीजिए, ठीक है? n प्लस अल्फा 2 w प्लस अल्फा 3, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं a k z b l n c m w प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फाई 1 डेल्टा 1
phi2 phi3 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो ये गलत होगा। मैंने पहले ही कहा अगर किसी एक रो या एक कॉलम के अंदर ऐसा है तो ही मैं उसे स्प्लिट कर सकता हूं, अदरवाइज स्प्लिट नहीं कर सकता। ये गलत है, हम इसको ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते। ये मैट्रिक्स में तो पॉसिबल था, अगर हम मैट्रिक्स होती तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे। एडिशन के अंदर अपन ने रूल पढ़ा है मैट्रिक्स के अंदर, आप देख सकते हैं मैट्रिक्स के लेक्चर्स में जाके, तो ये सही था। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये लूपहोल्स हैं जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं और हर टीचर को पता है कि क्या गलती होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस गलती को अवॉइड करें, ये ना करें, ठीक है। चलें नेक्स्ट। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है नंबर 6, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी k, देन द न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। समझिए कैसे, ये थोड़ी मैट्रिक्स से थोड़ी डिफरेंट है। कैसे है वो मैं समझाता हूँ अभी। ये कह क्या रहा है पहले ये समझिए। ये कह रहा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी एक स्केलर मान लीजिए k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है, डिटर्मिनेंट में मैं सिर्फ एक रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में अपन ने क्या देखा था कि जब हम k a करते थे तो हम पूरे, जैसे मान लीजिए k p k c k d k e, मतलब सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। और अगर हम कॉमन लेते थे तो भी हम ये करते थे, सारे एलिमेंट में मैट्रिक्स के अंदर कॉमन होना चाहिए तो ही मैं उसमें से कॉमन लूँगा, यही करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। समझिए, जब मैं किसी डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं उसके किसी k रो से, k को किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, पूरे एलिमेंट से नहीं करता, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, मैट्रिक्स की तरह रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। ये एक वैल्यू है, ये अरेंजमेंट है ऑफ एलिमेंट्स है, ये एक पूरी वैल्यू देती है इसकी। इसलिए अगर मैं k को डिटर्मिनेंट के अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो कितने टाइम्स हो जाएगी, k की पावर n, वेयर n क्या है, इसका ऑर्डर। अगर ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और मैं सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, k की पावर 3, ठीक है। समझिए कैसे हो जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या, आप इसको एग्जाम्पल से अपन समझा दूंगा, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अंदर हमेशा जो चीज़ भी कॉमन लेंगे वो किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेंगे, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे कि हम सारे एलिमेंट से कॉमन लें, नहीं। हम मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट से लेते थे लेकिन डिटरमिनेंट में हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए कैसे, क्या इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन कि ऐसा कैसे हुआ। इसको मैं रो 1 के अलाउंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ए ई आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी। क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक रो को, सिर्फ k डेल्टा k a
के बी के सी, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। और वही मैंने क्या करा, रो 1 के अलाउंग इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसमें भी वही प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब इसको एक्सपेंड करता हूँ, देखिए प्लस के ए ब्रैकेट में ई आई माइनस एच एफ माइनस के बी इसको छोड़ा ब्रैकेट में डी आई माइनस जी एफ प्लस के सी ब्रैकेट में डी एच माइनस जी ई, ठीक है। इसमें से मैं के कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, ई आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी। आप ये देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा डिटर्मिनेंट है, के इंटू डेल्टा। अगर मैंने सिंगल एक रो को मल्टीप्लाई करा है, तो अगर मैं ये 3 बार मल्टीप्लाई कर देता तो ये के की पावर क्यूब आ जाता है यहाँ, क्योंकि इन सब में के आता, आप यहाँ पे के है यहाँ पे के है, तो ये के स्क्वायर हो जाता और एक के क्यूब बाहर आता है यहाँ से, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो डिटर्मिनेंट में आप ये चीज़ समझिए कि जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसी रो या किसी एक कॉलम पे मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉमन लेंगे तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मुझे देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई लिखते कैसे हैं, अगर मुझे इस रो को के से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको 1/k और के से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो मेरी जो, अगर मैंने डायरेक्ट ये कर दिया तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हो जाएगी। अगर मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 1/k से। क्लियर, चलें आगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। अगर एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 5 10 15 7 8 9, क्या मैं इस कॉलम को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 1 5 × 2 5 × 3 लिख सकता हूँ। इसमें से 5 कॉमन भी ले सकता हूँ, तो इसको मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो देखिए एक 5 से मैंने बाहर मल्टीप्लाई करा या इसमें से कॉमन लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों कॉलम कैसे आइडेंटिकल है, तो अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इंटू 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी तो थर्ड नंबर में मैंने पढ़ाई थी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर, समझ में आ रहा है कि स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे कॉमन लेते हैं। पक्का, चलें आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि हम किसी एक रो में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और उसको दूसरी रो के अंदर हम ऐड कर सकें। समझिएगा, इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ, अब ये चीज़ समझिएगा। R1 ये टेंस टू का साइन है, वो पहले दो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया था वो इंटरचेंजिंग का साइन था, ये टेंस टू का साइन है, ठीक है। R1 टेंस टू R1, ये वापस सेम टू सेम ही आएगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे आएगा, क्योंकि जिसमें मैं चेंज कर रहा हूँ उसी में कुछ ऐड करूँगा, ठीक है। R1 टेंस टू R1 प्लस, मान लीजिए मुझे इस वाली जो रो है या इस वाली जो रो है के R3 या माइनस लगा लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। आप किसी भी रो के अंदर
ठीक है, कि R1 के अंदर मैं R1 के साथ R3 को जोड़ूं कब, जब मैं R3 को K से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। क्लियर? ये मैं ऐसे नहीं कर सकता कि R1 और कॉलम को कंबाइन कर दूं, नहीं, मैं कॉलम के अंदर भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ, C1 प्लस या माइनस K C3 और C2, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन इनको क्लब कर दूँ वो पॉसिबल नहीं। मैं एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स लगा सकता हूँ, रो को भी चेंज कर सकता हूँ, कॉलम को भी चेंज कर सकता हूँ इंडिविजुअली, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि एक स्टेप के अंदर एक बार ही चेंज करें, नेक्स्ट स्टेप में ये करें, इससे स्टेप्स तो बढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, अब अगर मैं ये इसको एग्जाम्पल से समझें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ R1 टेंस टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। R1 में मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को ट्वाइस करके उसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो नया डिटर्मिनेंट होगा वो कैसे होगा, R1 में चेंज हो रहा है तो बाकी सारी रोज मैं एज इट इज लिख लूँगा। ठीक है, अब R1 में क्या हो रहा है, 1 प्लस 2R2, 2 4 जा 8, R1 वापस 2 प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा प्लस 2R2, 2 6 जा 12। ठीक है, इसको 9, इसको 12, इसको 15, कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं इसके आगे इसी क्वेश्चन में मैं कॉलम ऑपरेशन भी लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि C1 में मैं क्या ऐड कर दूँ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके ही मैं इसमें ऐड कर दूँ। ठीक है, तो C1 टेंस टू, मैंने फिर कहा यहाँ पे C1 ही आएगा, प्लस या माइनस कर लेते हैं, माइनस 2C3। ठीक है, अब कैसे आएगा, अब C1 में चेंज है तो ये दोनों कॉलम तो सेम ही रहेंगे, तो इनको लिख लेते हैं अपन। अब C1 9 माइनस 2C3, 2 15 जा 30, 4 माइनस 2 8 जा 16, 7 माइनस 2 9 जा 18। क्लियर? 9 में से माइनस 21, माइनस 12 और माइनस 11। क्लियर? समझ में आया? हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, इसका डिनोशन ऐसे लिखा जाता है, R I टेंस टू R I प्लस लैम्डा R, लैम्डा R, कोई सी भी रो, जो भी आपको रो I+1 या K, तो कोई सी भी रो ले लीजिए। वैसे कि वैसे C में भी होगा CI टेंस टू CI, ये सेम रहेंगे, प्लस लैम्डा CK, मतलब कोई सी भी रो, कोई सा भी कॉलम नंबर 1 2, इसके अलावा आप इसको जोड़ सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्लियर? समझ में आया? इसके बाद दो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो और देख लेते हैं। एक तो डायगोनल एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर का डिटर्मिनेंट, डायगोनल, अब डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो उसमें क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, A1 A2 A3 2 1। ठीक है, तो जब भी मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ठीक है, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, मेरे पास वैल्यू वही है। क्लियर? 9th प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है सेम ऑर्डर के, उनका प्रोडक्ट ये है, तो मैं उनको कैसे लिख सकता हूँ, उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के बराबर।
क्लियर? कोई डाउट? ये 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको एक पेपर में लिख लें और फिर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करें इनको यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट्स की। जब थोड़े टाइम तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिकॉल रहने लग जाएंगे। इनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है सीबीएसई के पेपर्स में, ठीक है? तो प्लीज़ इन पे पकड़ बना लें, इन पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है? इस लेक्चर में इतना ही, आगे अपन देखेंगे